हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है पहला वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो देखिए इस वास्तविक संख्या में केवल दो ही प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नावली को हम लोग हल कर देने वाले हैं, मतलब कि पूरा जो चैप्टर है उसको खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, सब कुछ एकदम से ईजी एकदम से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो सिंपल इसको कैसे लिखना है कि 100, 140 और इस तरीके से होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड। पहले 2 से काटेंगे, जो सबसे छोटा अंक हो उसी से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 7 14 और 0 को उतार लेंगे। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 1 बचा तो 10 हो जाएगा, 2 5 10। फिर 2 से काटेंगे, लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से काटेंगे तो 5 7 35। ठीक है, फिर 7 से काटेंगे, 7 1 9 7। अब यही इसका भाज्य गुणनखंड निकल गया। 2 कितने बार है? 1 2 बार है, तो इसको हम 2 की घात में 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, गुणे में ये वाला 5, गुणे में ये 7, गुणे में 1 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है। बात समझ में आ रहा है ना सब कुछ? चलिए, 156, 156 कैसे काटेंगे? तो 2 से पहले काटिए, तो 2 7 14, बचेगा 1, 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 3 6, बचेगा 1, 2 9 18। ठीक है, अब 3 से कट जाएगा, ये 3 1 9 3, 3 3 9, फिर ये 13, तो 13 1 9 13। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 2 बार है, तो 2 जब 2 बार है तो 2 की घात में 2 कर देंगे, गुणे में, फिर ये 3, गुणे में, फिर ये 13, फिर गुणे में 1 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? अब इस तरीके से ये वाला देखिए, तो सिंपल 38 और ये 25 दिया हुआ है, लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगा, 5 7 35, यहाँ पर 38 है तो बचा 3, 2 के आगे 3 रखेंगे 32 हो जाएगा, तो 5 6 का 30। अब कितना बचा? 32 था, हमारा 30 है, मतलब 2 बचा है, तो 5 के आगे 2 रखेंगे 25 हो जाएगा। तो ये 5 बचे 25। अब देखिए 5 इक्यावन 5 बचा 2। ठीक है, तो 6 के आगे 2 रखेंगे 26 हो जाएगा, तो 5 बचे 25, बचा 1 15 हो जाएगा, 5 3 15। फिर ये 3 से, तो 3 बचे 15, 3 इक्यावन 3। ठीक है, अब इसके बाद से 3 से फिर ये कट जाएगा, तो 3 इक्यावन 3, बचा कितना? 2, तो 1 के आगे 2 रखेंगे 21 हो जाएगा, 3 7 21 और फिर 17 से काटेंगे, 17 इक्यावन 17। ठीक है, 5 2 बार है तो ऐसे लिखिए, 5 की घात में 2, गुणे में 3 2 बार है तो 3 की घात में 2, गुणे में ये 17, गुणे में 1 और यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, 505 को देखिए, 505, 5005 है, सॉरी 5005, 5 से काटिए, 5 एक नाम 5, जीरो का कुछ नहीं कर सकते हैं, 5 एक नाम 5। ठीक है, फिर ये किससे कट जाएगा? तो ये लास्ट में है 1, तो 7 3 21, 7 1 7, 7 हाँ 7 से कट जाएगा। देखिए 7 1 7, बचेगा 3, तो जीरो के आगे 3 रखेंगे तो कितना? 30 हो जाएगा, 7 चौका 28। ठीक है, बचा है 2, तो 1 के आगे 2 रखेंगे 21, तो 7 3 21। अब ये तो 11 से ही कटेगा, 11 1 11, बचा कितना? 3, 11 3 33, फिर ये 13 से, 13 1 13। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा इसका? तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, लास्ट में 1 लिखिए या ना लिखिए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 1 बच गया है और तो इसको भी देख लीजिए। तो V नंबर हम यहाँ पर कर देते हैं, कितना है? 74 और 29। चलो भैया V नंबर कर लेते हैं। अब ये वाला किस चीज़ से कटेगा? तो 17 से कट जाएगा, ये 17 से कट जाएगा, 17 चौका 68। ठीक है, 17 चौका 68, बचा कितना? 6, 2 के आगे 6 रखेंगे 62 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 62 हो जाएगा तब 17 3 51, 3 बार में हो जाएगा आपका 51। ठीक है, बचा कितना? 62 है, हमारा 51 आया है, तो आपका कितना? 9 2 11 बचा है, तो 9 के आगे
11 जब रखेंगे तो 119, तो 17 17 सत्तर 119, हाँ 7 बार में कट जाएगा, 17 सत्तर 119, ठीक है, 17 सत्तर 119। अब ये कितना हो जाएगा 19, ये अब 19 से कट जाएगा, ठीक है। 19 दूना 38, बचा कितना 5, 19 तिया 57, और ये आपका 23 से 23 इकानम 23, ठीक है। बस इसका गुणनखंड कितना निकला, ये 17 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, कह रहा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो दो संख्या मतलब ये संख्या और ये संख्या, यही दोनों है, तो इन दोनों संख्या का गुणा करने पर क्या बराबर आ रहा है जब इन्हीं का हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करें तो देखिए कैसे करेंगे। सिंपल लिखिए हल 26 का पहले गुणनखंड कीजिए, तो 26 2 से 2 एकनम 2 2 तिया 6, फिर 13 से 13 एकनम 13, तो 2 गुणे 13 गुणे 1, फिर 91 का, तो ये 7 से कट जाएगा, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 एकनम 7 बचा 2 21, तो 7 त्रिका 21, फिर 13 एकनम 13, तो इसका कितना निकल गया 7 गुणे 13 गुणे 1, ठीक। अब बात आती है एचसीएफ का, तो पहले एलसीएम में कैसे, तो जिसका जोड़ा बने पहले तो उसको हम एक बार लिख लेंगे, फिर जिसका जोड़ा नहीं बने उसको भी लिख लेंगे, तो गुणे में 2 गुणे में 7, ठीक। अब इसके बाद से इन दोनों गुणा कर देते हैं, तो पहले तो 13 दूना 26 गुणे 7 कितना हो जाएगा 182, कर लेते हैं 13 दूना 26 गुणे 7, तो 7 छंग 42 का 2 7 दूनी 14 4 18, यही आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है एचसीएफ की, तो जिसका जोड़ा बनता है बस उसी को लिया जाता है, बाकी और किसी को नहीं लिया जाता, ये हमारा एचसीएफ निकल गया, ठीक। अब बात आती है जांच की, चलिए जांच में भी देख लेते हैं। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। चलिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये 26 गुणे 91 बराबर में एलसीएम 182 गुणे ये 13, ठीक है। अब इसमें देखिए इन दोनों को पहले गुणा कर लेते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, काम करते हैं जितना ये आएगा उतना ही ये भी आएगा, ठीक है। 13 दूना 26 का ऐसे 6 लिखिए, 13 दूना 26 का 6, 13 8 104, और 13 दूना 26 104 106, 106 का भी 6, अब हासिल में 10 बचा है, 13 का नाम 13 और 10 23, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसका भी गुणा करके देखिएगा इतना ही आएगा, ये 23 66, यही इतना आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट चीज़ें हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर सेकंड नंबर हल कर लेते हैं। सेकंड नंबर में क्या है 510 और 92, ये चीज़ है, ठीक। 510 का पहले कर लेते हैं, 510 पहले 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, फिर 5 से काटिए, 5 पचे 25, 5 एकम 5, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 सत 21, फिर 17 से, 17 एकम 17, ठीक। फिर अब इसका गुणनखंड यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने इधर उधर लिख दिया है, ठीक है। तो पहले हमने 5 लिख दिया था, इसलिए 2 यहाँ पर लिख देते हैं, तो गुणा में आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं होता है। अब ये 92, 2 से पहले काटेंगे, 2 चौका 8, एक हासिल बचेगा, 2 छके 12, ठीक है।
अब इसके बाद से फिर 2 से 2 दूना 4, 2 3 6, फिर ये 23 से कटवे करेगा, 23 आपका 23 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे ये 23। ठीक, अब आ जाते हैं HCF में। HCF तो जिसका जिसका जोड़ापन है वही, एक यही जोड़ापन है तो 2 इसका HCF हो जाएगा। और कुछ है? अब LCM में आ जाते हैं। LCM में तो 2 तो पहले जोड़ापन है, इसको लिख लेंगे, फिर गुणे में ये वाला 5, फिर इसमें से ये 2, तो 5 दूना 10 लिख लेते हैं इसे ही। फिर यहाँ पर 3 और ये 17 × 51, तो ये 51 लिख लेते हैं। ठीक है, इसका गुणा इसमें, फिर ये 46, 23 दूना 46, ये हो जाएगा। ठीक है, 23, इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 46 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 46 गुणे 10 गुणे 51, तो कितना हो जाएगा 460 गुणे 51। अब इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं, कहाँ पर, यहीं पर कर लेते हैं, स्पेस है थोड़ा सा, तो 460 और ये 51, तो पहले तो हो जाएगा 460, फिर 0, 5 × 30 के 0, 5 × 4 = 20, 3 23, 0 6 4 23 460, 23 460, ये इसका छोटा सा एक तो अभी आंसर है, क्योंकि जांच भी अभी करना है ना। तो चलिए जांच में भी जांच में तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये हो जाएगा 510 गुणे 92 बराबर में, अब HCF है 2 और ये कितना 23 460, 23 460। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो 0, 2 6 12 2, 2 4 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4, अब इतना ही, ये भी आ जाएगा 46 920, 46 920। ठीक है, करके देख लीजिएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर निकल गया। अब इसी तरीके सेम यही वाला प्रोसेस इस पर भी होगा, तो सेम यही इसी तरीके से करना है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, इसमें करेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 3 3 है यहाँ पर, तो 3 हो या फिर 5 हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। यहाँ पर देखिए 12 का पहले से करिए, लिखते हैं हल। पहले 12 का ऐसे तोड़ लेते हैं, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, फिर 15 का कर लेते हैं, तो 3 बचे 15, फिर 5 1 5, फिर 21 का, तो 21 में तो 3 7 21, फिर 7 1 7। ठीक, अब इसको लिख लीजिए यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, फिर इसको लिखिए, तो 3 गुणे 5 गुणे 1, फिर इसको लिखिए 3 गुणे 7 गुणे 1। ठीक है, अब इसमें देखिए HCF क्या होगा, तो क्या तीनों में कोई है जो मिल रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो HCF इसका HCF इसका 3 हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है LCM की। LCM तो सब में तो 3 मिल रहा है ना, इसमें ये 3 मिल रहा है, तो पहले तो 3 लिख लीजिए, फिर ये 2 और 2, बाकी और किसी में नहीं है, तो 2 दूना 4 यहाँ पर लिख लीजिए, फिर 1 सब में है, तो गुणे 1 करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर ये 5 और ये 7, 5 7। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, तो 4 5 20, 3 60। ठीक है, और 60 गुणे 7, तो 7 6 42, 420 हो जाएगा। ठीक, तो बस यही इतना ही आपका आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। अब इसमें देखिए 17 को कोई काट नहीं सकता है, 17 को कोई नहीं काटेगा, ये 17 खुद 17 ही से कटेगा, 17 1 17। फिर 23 है, तो 23 को कोई नहीं काट सकता है, 23 को 23 1 23। फिर 29 है, इसको भी कोई नहीं काटेगा, 29 1 29, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 17 गुणे 1, फिर
23 गुणे 1, फिर 29 गुणे 1। ठीक, सब में 1 1 है, तो HCF बराबर में 1। ठीक, उसके बाद से LCM कितना हो जाएगा? LCM बराबर में ये 17 गुणे 23 गुणे 29, तो इन सभी का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए गुणा करके हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलिए ये आपका आ जा रहा है 11 33 9, ये चीज। ठीक है, बस आंसर आ जाएगा। LCF 1, LCM ये इतना, खत्म कहानी। ठीक है, अब बच रहा है आपका थर्ड नंबर। चलिए थर्ड नंबर बताइए देते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज तो है नहीं। 8 को ऐसे तोड़िए, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 इका नम 2। ठीक, 9 को तोड़िए, 9 3 त्रिका 9, 3 इका नम 3, 25 को, 5 पचे 25, 5 इका नम 5 लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 2, ये 12 है ना, तो 1। फिर यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 1। ठीक, HCF बराबर में 1, LCM बराबर में कितना हो जाएगा? अब कोई किसी से मिल नहीं रहा है, तो 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8। फिर 3 तरीका 9, फिर ये 5 बचे 25, यही हो जाएगा LCM। ठीक है, 8 9 72, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तब ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो 8 पचे 40 का 0, 8 दूना 16 4 20। ठीक, अब गुणे ये 9, 9 दूना 18, 1800, ऐसे करिए, फटाक से गुणा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि HCF 306 और 657 का LCF 9 है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसका LCM कितना होगा। ठीक है भाई, LCM निकाल लेते हैं। तो सिंपल लिखिए हल, और पहले इसको तोड़ लीजिए। 206 306 सॉरी, 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, हासिल 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 3 6। अब 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 एक नम 3, फिर 3 से काटिए, 3 एक नम 3, 3 7 21, फिर 17 एक नम 17, फिर 657। अब ये 3 से कटना चाहिए, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 एक नम 3, बचेगा 2, 3 9 27, फिर 3 से 3 7 21, 3 तरीका 9, फिर ये 73 91 73। ठीक है, 73 को नहीं काट सकते हैं, ये खुद से ही कटेगा, लिख लीजिए अभी आप। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, फिर इधर 3 गुणे 3 गुणे 73। ठीक, अब इसमें देखें HCF जोड़ा किसका बना है? 2 2 2 2 का जोड़ा बन जा रहा है ना, तो 3 गुणे 3, इन दोनों का जोड़ा एक बार 3, इन दोनों का जोड़ा एक बार 3, तो ये हो जाता है 9। अब बात आती है LCM कितना होगा। ठीक है, तो पहले तो इन जोड़ा वाला जो बन रहा है उसका 9 आ रहा है, तो 9 ऐसे लिख लीजिए। अब जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको लिखिए, तो 2 और ये 17, 17 दूना 34 लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर ये 73। अब इन सभी का गुणा करके यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हो जा रहा है 22 338, ये इतना आ रहा है। बस HCF दिया था, LCM ने बता दिया, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, करके जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात में n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसे कहीं पर दिया हुआ है 380, ठीक है, तो लास्ट में 0 है ना, और यहीं पर खत्म है, तो ये आपका 0 पर समाप्त है। कहीं पर दिया हुआ है 520, लास्ट में 0 है, मतलब ये 0 पर समाप्त हो जा रहा है। ठीक, अब वही कह रहा है कि क्या 6 की घात में हम n की जगह पर कोई भी संख्या रख दें तो क्या ये 0 पर खत्म होगा। जैसे मान लेते हैं कि 6 की घात में
एन का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या का मतलब कि 1 से लेकर के अनंत तक चाहे दुनिया का कोई भी संख्या अगर यहाँ पे रख दिया जाए 6 की घात में, तो क्या ये आगे चल करके 0 होगा? अब 0 कैसे? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 2, ठीक है, 6 की घात में 2 है, तो इसका क्या मतलब होता है कि 6 को हम 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, तो 6 गुणे 6 तो ये हो जाएगा ये 36, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या ये 36 0 पर समाप्त हो रहा है? नहीं भाई, इसके पीछे 0 है या नहीं है, ठीक है। तो इसका एक नियम होता है कि 0 पर कब समाप्त होगा, तो ये इसका घात में कुछ भी रख दीजिए, ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये समाप्त कब होता है? जब इस संख्या का गुणनखंड करें और उसमें 5 आए और 2 आए। जब ये 2 कहीं पर रहेंगे तभी ये 0 पर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो पहले इस 6 का देखिए ऐसे गुणनखंड कीजिए, लिखेंगे हल, और 6 की घात में n है ना, तो 6 का ऐसे गुणनखंड कीजिए, 2 तिया 6, 3 एकानम 3, ठीक। और यहाँ पर लिख दीजिए 2 गुणे 3 गुणे 1, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ 6 की घात n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में 2 है परंतु 5 नहीं है, 5 नहीं है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब रीजन में कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं कैसे, ठीक है। तो ये आपको रफ में करना है, ठीक है ना, ये हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताते रहे हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर 2 है, 3 है, फिर 7 है, ठीक। अब इसका गुणा करिए तो 2 3 6, ठीक है, 6 7 42, तो ये कितना आ रहा है? 42 आ जा रहा है, ठीक है। अब इसी में कहीं पर गुणनखंड में 5 मिल गया, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और 7 त्रिका 21, 5 दूना 10 और 7 त्रिका 21। अब इन दोनों गुणा करेंगे तो ये 210 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर लास्ट में 0 आ गया ना, 0 पर समाप्त होने लगा, तो इसके पीछे का इसमें कारण क्या था? इसके गुणनखंड में 2 भी था और इसमें कहीं ना कहीं 5 भी था, इसलिए जब इसका गुणा हुआ है तो लास्ट में यहाँ पर 0 आया है, ठीक है। इसके गुणनखंड में कहीं पर 5 नहीं आ रहा है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, नहीं हो जाएगा, ठीक है, नहीं हो, 0 पर समाप्त होगा, बस रीजन मालूम चल गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, इसमें कह रहे कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाज्य अभाज्य। तो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, ठीक है, भाज्य के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर 8 है, 8 को हम स्वयं 8 से भी काट सकते हैं, 4 दूना भी 8 होता है, ठीक है, 2 चौका भी 8 होता है, ठीक है। अब इस तरीके से 8 का नाम 8, तो इसमें क्या है 1 2 3, 2 से अधिक संख्याएं हैं जो कि 8 को काट सकता है, ठीक है। तो ये आपका भाज्य हो जाएगा, ठीक, ये इसका भाज्य हो जाएगा। अब इसमें क्या है, तो इसका जब गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड कितना हो जाएगा, जब 8 का गुणनखंड अगर निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से अधिक ही आएगा, ठीक है, 2 से अधिक ही आएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे अगर कर दिया जाए तो 2 चौका 8, ठीक है, 2 दूना 4, फिर 2 एकानम 2, तो कितने बार में 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से 3 बार कटा है तब जाकर के ये आया है। अब वही अगर 7 ले लिया जाए, ठीक है, 7 को कौन काटेगा, ये स्वयं 7 ही काटेगा, या फिर बहुत करेगा तो 1 काट देगा, इसके अलावा कोई काटेगा नहीं काटेगा। अब इस तरीके से अगर गुणनखंड करें तो गुणनखंड करेंगे तो स्वयं यही ढीठ बन के ऐसे काटेगा, बस और कुछ नहीं काटेगा। तो इसके गुणनखंड कितने थे, 1 2 3, ठीक है, 2 से अधिक थे, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। अब इसके गुणनखंड कौन है, बस स्वयं ही है, ठीक। तो जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो वो क्या हो जाता है, भाज्य हो जाता है। अब यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए,
तो देखिए कैसे करेंगे, तो सिंपल लिखिए हल। अब यहाँ पर देखिए उतारिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13। यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, इधर मामला गुणे का है तो 13 कॉमन हो सकता है, तो 13 को पहले तो कॉमन कर लेते हैं। फिर ये 7 गुणे 11, ठीक है, प्लस में 1, ठीक है, और कुछ भी नहीं है तो गुणे में 1 लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 गुणे में 11 7 77 और 1 78, 78 और गुणे में 1, तो 1 2 3, 3 से अधिक है इसलिए भाज्य है। अब इसमें देखिए तो ये 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5, ठीक है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 को हम ऐसे कॉमन कर लेते हैं। अब क्या बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और ये प्लस में, ये तो कॉमन में आ चुका है ना, तो 1, ठीक, गुणे में 1 भी रहेगा तो 1 का कोई मतलब नहीं है इसमें गुणा करने का, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5, अब इसमें देखिए तो 2 है, 2 3 6 चौका 24, 24 छक्का कितना हो जाएगा, तो पहले तो इसको तो ऐसे 7 छंग 42, तो पहले इसको 42 कर लेते हैं, गुणे में 2 3 6 चौका 24, ये 24 कर लेते हैं, ठीक, प्लस में 1 और गुणे में 1, इस तरीके से, ठीक है। अब इन दोनों गुणा करके और इसको जोड़ करके यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये तो पहले हो जाएगा 5 और इन दोनों गुणा कितना हो जाएगा, तो चलिए पहले इसको गुणा कर लेते हैं। चलिए इसका जब गुणा कर रहे हैं तब ये आ जा रहा है 1008 और प्लस में 1 और गुणे में ये वाला 1, तो 5 और 1009, 1 2 और ये 9, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है, और ये, ठीक, ये आपका भाज्य। अब रीजन आपको देना है कि संख्याओं का गुणनफल 2 से अधिक है, संख्याओं का गुणनफल 2 से मतलब कि 2 1 2 3, ठीक है, ये वाला 2, ऐसा नहीं कि इस केवल ऐसे 2 से अधिक है, अतः यह भाज्य संख्याएं हैं, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो रीजन मालूम चल गया क्यों भाज्य हैं, तो 2 से अधिक इसके गुणनखंड है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है, दोनों कितने टाइम बाद मिलेंगे ये पूछ रहा है, ठीक है, सिंगल नहीं पूछ रहा है, जब मामला दोनों का हो, ठीक, तब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो पहले 18 का इसे गुणनखंड कीजिए, 18 मिनट है ना, तो 18 का इसे गुणनखंड कीजिए, 2 9 18, फिर 3 से काटिए, 3 3 का 9, फिर 3 से काटिए, 3 1 का 9 3, फिर 12, 2 6 के 12, 2 3 6, फिर 3 1 का 9 3, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, फिर ये वाला लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम इसका ले लीजिए, बस निकल जाएगा सब कुछ। तो इसका जोड़ा बन रहा है, फिर 1 2 का भी जोड़ा बन रहा है, ठीक है, तो 2 का जोड़ा बना है तो एक बार ऐसे 2 लिख लीजिए, 3 का जोड़ा बन रहा है एक बार 3 लिख लीजिए, उसके बाद से 3 और 2, 3 और 2, फिर गुणे में 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 3 18, दोनों 36, तो 36 मिनट बाद दोनों लास्ट में मिल जाएंगे, ये चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर है हमारा प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि
√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब सबसे पहला चीज़ कि जिस संख्या को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं वो आपका अपरिमेय होता है, ठीक है। बट इसमें कह रहे हैं कि नहीं, आप इस बात को सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय है, ठीक है। अगर इसको निकालेंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, निकालेंगे तो दशमलव में निकलेगा, ठीक है। तो जो चीज़ दशमलव में निकलता है मतलब जबरन निकाला जा रहा है, तो जब जबरन निकाला जाता है तो वो आपका अपरिमेय होता है, ठीक है। अब जैसे अब रूट में तो ये 25 भी है, ठीक है। अब इसको हम अगर निकालना चाहें तो ये फटाक से निकल जाएगा, 5 गुणे 5, ठीक है। तो रूट में क्या हो रहा है, जोड़ा बन जा रहा है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये सिंगल 5 के रूप में ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, लेकिन ये वाला आपका क्या है, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, सिद्ध कैसे करेंगे, तो लिखेंगे हल, और यहाँ पर पहले लिखेंगे कि माना। अब इसको हम उल्टा मानेंगे, ठीक है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये चीज़ हम मान लेते हैं, ठीक है। अब जब ये परिमेय संख्या हमने मान लिया है तो इसको हम रखते हैं परिमेय संख्या के सामने, तो √5 बराबर में a/b, ठीक है। अब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ए और बी क्या है, एक हमने परिमेय संख्या लिया है, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या को हमने परिमेय संख्या के सामने रख करके अब हल करेंगे। अब इसमें हमें बताना भी होता है, परिमेय संख्या की खास बात क्या होती है कि नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ए बी लिया है तो अब इसमें बताएंगे, लिखेंगे कि जहाँ जहाँ इसका जो नीचे वाला बी है ये कभी भी 0 नहीं होता है, b ≠ 0 है, ठीक है। अब ये जो ए और बी हमने लिया है ये क्या है, इस बात को यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ ए तथा बी एक पूर्णांक है। अब बात आती है ये पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक है, अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड, एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, ये चीज़ हमने लिख दिया, ठीक है। क्लियर है ना। अब ये बात जो हमने लिखा है ये इसका क्या मतलब है, तो पूर्णांक का मतलब होता है कि ए और बी इसके जगह पे कोनो ना कोनो संख्या रहेगा, ठीक है। कौन सा संख्या रहेगा ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। हम कुछ भी रख सकते हैं, ए और बी हमने इसको मान लिया है एक पूर्णांक के रूप में। पूर्णांक का मतलब होता है 1 2 3 4 5, ये जितने भी संख्या आपको याद है ना ये सभी के सभी पूर्णांक होते हैं, ठीक है। अगर माइनस में है तो ऋणात्मक पूर्णांक, अगर प्लस में है तो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक क्लियर हुआ ना। तो ए और बी की जगह पे कोई ना कोई संख्या है, ठीक है, जिसको हमने ए और बी मान लिया है, बात क्लियर है। उसके बाद से कह रहा है कि जिसके एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब होता है कि ए और बी को एक के अलावा और कोई भी विभाजित नहीं करेगा, ठीक है। गुणनखंड क्या करते हैं, उसको काटते ही तो है ना। जैसे कि अगर 8, अगर मान लेते हैं कहीं पर 8 है तो इसका गुणनखंड कौन हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से 2 हो सकता है। तो इस तरीके से जो इसको विभाजित करता है वही सब क्या होते हैं, इसके गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ए और बी को एक के अलावा कोई भी इसको विभाजित नहीं करेगा, ये बात यहाँ पर हमने स्पष्ट लिख दिया है। बात क्लियर हुआ ना। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, अब इसको थोड़ा हल करेंगे, 5 बराबर में a/b, ठीक। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, फिर a/b इसका भी स्क्वायर, ठीक है। इसके वजह से ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ जाएगा a²/b का स्क्वायर। अब इसको अगर हम इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 5 और ये b² बराबर में a², ऐसे हो जाएगा ना। अब 5 को अगर हम इधर लेके आए तो ये b² बराबर में ये a² और बटे में 5। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो a² है ये तो 5 से विभाजित होने लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर तो हमने माना था कि a और b का एक के अलावा कोई भी इसको विभाजित नहीं कर सकता है, इसका कोई गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर जब हमने हल किया तो 5 तो इसको a² को विभाजित कर रहे हैं, तो ये बात यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि यहाँ
ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तब ए भी विभाजित होगा, ठीक है। ए स्क्वायर जब विभाजित हो रहा है तो वहाँ पर ए भी रहेगा तो भी विभाजित होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमें तो मालूम चल गया कि भाई ए तो 5 से विभाजित हो जा रहा है। अब चेक करना है कि क्या बी भी किसी से विभाजित हो रहा है। तो इसके लिए देखिए क्या लिखेंगे कि अब ए बराबर में 5c कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें कैसे क्या करेंगे देखिए, अब फिर से दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब इसमें क्या करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो ए आपका ए स्क्वायर में बदल जाएगा और ये 5c आपका कितना हो जाएगा। चलिए एक बार एक लाइन लिखिए देते हैं। अब ए स्क्वायर 5 आपका 25 में हो जाएगा और c आपका स्क्वायर में बदल जाएगा। अब ए स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल लीजिए। ए स्क्वायर बराबर क्या है, 5b का स्क्वायर, तो यहाँ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 5b का स्क्वायर और इधर 25c का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि 5 को इधर लेके चले जाते हैं, तो b स्क्वायर बराबर में 5c का स्क्वायर है और बट्टे में ये 5 कर देते हैं। 5 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो क्या बचा, b स्क्वायर बराबर में 5c का स्क्वायर, 5 को इधर बुला लाइए, तो b स्क्वायर बट्टे में 5 बराबर में c स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है कि b भी 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तब यहाँ पर अब लिखेंगे कि यहाँ b स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तब b भी विभाजित होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसमें क्या कर देंगे, अब यहाँ पर हमने रीजन क्या बताया था कि ए और बी किसी से विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या यहाँ पर मिला है, हमें सॉल्यूशन में मिला है कि बी, ए और बी दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक। तब यहाँ पर लिख देंगे कि अतः यहाँ और कहाँ गया, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो हमने लिखा था उस चीज़ का विरोधाभास हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसी बात को लिख देना है यहाँ पर कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है। यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ। अब गलत कल्पना हमने कहाँ पर किया है, शुरू में हमने यहाँ पर किया है ना, एक अपरमेय संख्या को हमने परमेय संख्या मान करके हल किया है, इसीलिए ये सारा मामला हुआ है और वही बात हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। और यह विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने शुरू में ये गलत कल्पना किया था। बस इतना काम आपको कर देना है, आपका 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। सब कुछ क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, करेंगे सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को कैसे हम सिद्ध करेंगे, देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये भी। सिंपल आपको लिखना है हल, ठीक है, और इसको मान लेना है, लिखना है कि माना ये भी क्या है, ये वाला आपका अपरमेय संख्या है, ठीक है। एक अपरमेय संख्या के साथ में ये सभी जुड़े हुए हैं, इसलिए ये पूरा एक अपरमेय संख्या हो जाता है,
ठीक है। हालांकि अगर ये सिंगल रहेगा, ये सिंगल रहेगा, तो ये दोनों तो परमेय संख्या है, लेकिन अपरमेय संख्या के साथ में जुड़े रहने के कारण ये टोटल आपका अपरमेय है। ठीक है। तो अब इसको उल्टा मानिए, तो मानिए क्या कि 3 प्लस में 2 रूट में 5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, ये हमने मान लिया ना। अब इसको सामने रखते हैं, इसमें थोड़ा सा ना अलग होगा, ठीक है, इसमें हल्का सा अलग होगा, और ये वाला प्रश्न थोड़ा छोटा भी है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब रखेंगे परमेय संख्या के सामने 3 प्लस में 2 रूट में 5, ठीक है, बराबर में a बटे में b। ठीक, अब ए बी क्या है यहाँ पर बताइए, तो लिखेंगे कि जहाँ b कभी भी 0 नहीं, b नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। अब ए बी के बारे में बताइए, तो लिखेंगे कि यहाँ a तथा b एक पूर्णांक है। अब ये चीज़ पूर्णांक क्या है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन कर दिया है। पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब इसको हम रखेंगे, आगे हल करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि 3 प्लस में 2 रूट में 5 बराबर में a बटे में b, ये हो गया। ठीक, अब इसमें देखेंगे ये 2 और 3 ये तो अपरमेय नहीं है, इसको हम बराबर की इधर लेके चले जाते हैं। तो 3 को पहले इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 और रूट में 5 बराबर में a बटे में b, और ये इधर आएगा तो माइनस का ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे। अब ये 2 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट का 5 बराबर में a बटे में b माइनस का ये 3 बटे में 1, और इसके नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ऐसे लगा लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा रूट का 5 बराबर में a बटे में b माइनस का ये 3 बटे में 1। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, पलट करके और इसमें गुणा करा देंगे, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रूट का 5 बराबर में इसका गुणा इसमें कराइए तो a बटे में 2b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद से क्या करेंगे, देखिए अब इधर तो कोई मामला रूट का है नहीं, लेकिन इधर ये रूट वाला है। ठीक है, ये हमें पता है कि अपरमेय संख्या है, और ये सभी क्या है, एक परमेय संख्या है। तो एक अपरमेय संख्या कभी भी एक परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, कहीं पर देख लीजिए कि कहीं पर अगर दिया हुआ है कि रूट में 4, ठीक है, और बराबर में ऐसे ही सिंपल 4 दिया हुआ है, तो इस 4 को जब हम बाहर करेंगे तो ये 2 के रूप में निकलेगा, और इस 4 को कुछ कर भी नहीं करना है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो इसी प्रकार से एक अपरमेय संख्या कभी भी एक परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन जब हम हल कर रहे हैं तब हमें एक अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर हो रहा है, तो बस यहीं पर ये विरोधाभास उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम यहाँ पर दर्शाएंगे, कैसे दर्शाएंगे, तो लिखेंगे ये बराबर के इधर है ना, ठीक है, बराबर के इधर, तो ये हमारा लेफ्ट साइड है, तो लिखेंगे कि LHS, ठीक है, LHS में तो लिखेंगे कि यहाँ रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरमेय संख्या है। उसके बाद से लिखेंगे RHS इधर वाले का, तो लिखेंगे कि यहाँ a बटे में 2b माइनस का 3 बटे में 2 एक पूर्णांक के रूप में है। ठीक है, पूर्णांक मतलब कोई ना कोई संख्या ही है ना, पूर्णांक के रूप में है, तब ये एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए अब लिखेंगे यहाँ पर इसलिए एक अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है एक परिमेय संख्या के 3/2। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न? यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर मिल जा रहा है। ठीक है, हालांकि होना चाहिए ऐसा, तो वही यहाँ पर लिख रहे हैं कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। हमने गलत कल्पना कहाँ पर किया है? आंसर हो गया। ठीक है, यही पर ना शुरू में हमने एक अपरिमेय को हमने परिमेय मान करके हल किया है, तो इसलिए ये वाला चीज़ें मिली हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपका क्लियर करा दिया। अब इसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ये भी देखिए कैसे करें। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 3, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है, सेम उसी तरीके से इसको भी कर देना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट 1/√2 इसको हम किस तरीके से अपरिमेय है ये बात सिद्ध करेंगे। तो देखिए सिंपल, इसमें भी वही काम कर देना है। तो यहाँ पर पहले तो लिख लेते हैं हल। ठीक है, इसको भी उल्टा मानिए, तो लिखेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब इसको परिमेय संख्या के सामने रखते हैं, तो 1/√2 बराबर में a/b। ठीक, उसके बाद से लिखेंगे कि जहाँ ये जो b है ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद से a और b क्या है ये भी बात इसमें दर्शा देंगे। तो लिखेंगे कि a तथा b एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक मतलब कोनो संख्या है। ठीक है, पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का मतलब क्या होता है कि ए और बी को एक के अलावा इसको कोई भी इसमें विभाजित नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इस बात को यहाँ पर देखते हैं, सिद्ध करके देखते हैं कि क्या कोई इसको काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो लिखेंगे कि 1/√2 बराबर में a/b। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो 1/√2 इधर वर्ग और a/b इधर वर्ग। ठीक है, इसकी वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा और ये वाला आपका a²/b² हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें देखिए इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा b² बराबर में 2a²। ठीक है, अब 2 को इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा b² और बटे में 2। ठीक, और यहाँ पर a²। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ मिला है? यहाँ पर हमें मिला है कि 2 b² को विभाजित कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा था? एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं। गुणनखंड का मतलब होता है कि जो विभाजित करता है वही गुणनखंड हो जाता है। तो एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं यहाँ पर हमने लिखा था, बट जब हल किया है तो हमें मिला है कि 2 तो इसका गुणनखंड 1 है, 2 तो इसको विभाजित कर रहा है। यही बात यहाँ पर लिख देना होता है।
क्या लिखेंगे कि यहाँ 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 दो बी स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, तब बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तब बी को भी करेगा, बी को भी करेगा, ये बात। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, दो बी स्क्वायर को विभाजित करता है। अब यहाँ पर बी रहेगा तो भी क्या करेगा, दो अपना विभाजित तो करवे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मालूम चलेगा। अब देख लेते हैं कि क्या ए को भी कोई विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि बी स्क्वायर बी बराबर में 2c। ठीक है, यहाँ से बी बराबर में ए को हमें देखना है ना, तो बी बराबर में 2c हम ले लेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं अब। ठीक, अब दोनों तरफ फिर से वर्ग, तो लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 4 और ये सी स्क्वायर। ठीक है, वर्ग हमने कर दिया। अब बी स्क्वायर का मान क्या है 2a, तो यहाँ पर रख देंगे 2a का स्क्वायर। ठीक है, यही है ना, बराबर में ये 4c का स्क्वायर। अब 2 को इधर भेज देंगे तो a स्क्वायर बराबर में 4c का स्क्वायर बटे में 2, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर में 2 और c का स्क्वायर, 2 को इधर बुला लाएंगे तो a स्क्वायर बटे में 2 बराबर में c स्क्वायर। तो ये हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये भी क्या हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो जब विभाजित हो रहा है तो यही बात यहाँ लिख देंगे कि यहाँ 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, तब a को भी करेगा, ये चीज। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, अब हमने शुरू में क्या लिखा था यहाँ पर कि ए और बी को, एक के अलावा इसको कोई भी विभाजित नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई भी इसका गुणनखंड नहीं है। बट जब हमने हल किया है तो ए को क्या कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है, फिर बी को भी आपका क्या 2 विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो ये बात गलत मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने लिखा है इस बात का ये विरोधाभास कर रहा है। ठीक है, विरोध कर रहा है। अब ये क्यों विरोध कर रहा है, क्योंकि हमने एक अपरमेय संख्या को परमेय मान करके हल किया था। तो बस यही चीज़ यहाँ पर आपको लिख देना होता है। क्या लिखेंगे कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्यों हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना काम आपको कर देना है। ठीक है ना, 6 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर दिया, सेकंड वाला भी देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, देखिए चलिए अब यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर है। ठीक है, तो इसको भी फटाफट हल कर लेते हैं। तो पहले तो इसमें लिख लेते हैं हल। ठीक है, फिर लिखेंगे कि माना 7 अंडर रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपर में संख्या के सामने रख देते हैं तो 7 अंडर रूट में 5 बराबर में a बटे में b। ठीक, लिखेंगे कि जहाँ b 0 के बराबर नहीं है। ठीक, अब a और b क्या है ये बात लिख देंगे। तो लिखेंगे कि यहाँ a तथा b एक पूर्णांक है।
ठीक है, सब में वही बात लिखना होता है, बस ये एकदम से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में बस यही आपको लिखना ही होता है। ए और बी एक पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है। एक के अलावा ए और बी को कोई भी विभाजित नहीं करेगा, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे इस 7 अंडर रूट में 5 बराबर में ए बटे में बी, ठीक है। 7 को इधर हम भेज सकते हैं तो भेज देते हैं, तो अंडर रूट में 5 बराबर में ए बटे में बी, ठीक है। और 7 इधर गुणा करा, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो अब नीचे 1 लगा लेंगे अपने तरफ से, तो अंडर रूट में 5 बराबर में ए बटे में बी, और इसको पलट करके लिख देंगे, 1 ऊपर और 7 नीचे, ऐसे हो जाता है, ठीक है। जब इस तरीके से 4 इस तरीके से स्टेप दिया हो तो फिर गुणा कर देते हैं, तो अंडर रूट में 5 बराबर में ए बटे में 7 बी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये अपर में है, ये वाला पर में है, तो एक अपर में संख्या पर में संख्या बराबर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ यहाँ पर लिखेंगे क्या, LHS, ठीक है। LHS लिखिए या फिर बायां पक्ष लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि यहाँ अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से RHS में RHS, तो लिखेंगे कि यहाँ ए बटे में ये जो 7 बी है, बी एक पूर्णांक है, तब यह एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। इसलिए अब परिमेय संख्या हो जाएगा इससे लिए, ठीक है। इसलिए क्या, एक अपरिमेय संख्या √5 ये बराबर नहीं हो सकता है ए बटे में 7 भी एक परिमेय संख्या के, ठीक है। बट हमें तो यहाँ पर मिल रहा है ये बराबर, तो यही क्या है, यही विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक गलत कल्पना करके हल किया है। बस यहाँ पे लिख देंगे कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और यह विरोधाभास क्यों हो रहा है, और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर। अब इसमें बचा है आपका 3rd नंबर, ये वाला, ठीक है। ये 3rd नंबर, तो 3rd नंबर आपका जैसे ये वाला हुआ है ना, सेम उसी तरीके से ये भी होगा, ठीक है। या फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमने हल किया है, तो दूसरा भी इसी तरीके से हल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्नावली, ये पूरा चैप्टर ही खत्म, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ही प्रश्नावली था। अब हम लोग अगला चैप्टर हल करने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।